आज की तारीख है 21 नवंबर 2025 और दुबई एयर शो से एक ऐसी खबर आई है जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। भारतीय वायुसेना का गौरव HAL तेजस लड़ाकू विमान अपने हवाई करतब के दौरान जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल नहीं बच पाए। ये सिर्फ एक विमान का क्रैश नहीं है, ये भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम के सपनों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और वो भी पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल। जब ऐसा कुछ होता है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं होता, इसके कई पहलू होते हैं, तकनीकी, मानवीय और कूटनीतिक भी। हमारे सामने एक पहेली है, एक बेहतरीन पायलट, एक टॉप क्लास विमान और एक हादसा जो कुछ ही सेकंड में हो गया। आज हम एक तरह से उन जासूसों की तरह सोचेंगे जो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्टें हैं उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या होगा, अब आगे क्या होगा और इस एक घटना का असर कहां-कहां तक जाएगा। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्राइम सीन पर नजर डालते हैं। हुआ क्या और कहाँ? ये हादसा हुआ दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर। दुबई एयर शो चल रहा था। और वो भी आखिरी दिन, है ना? हाँ, बिल्कुल आखिरी दिन। तेजस विमान एक हवाई प्रदर्शन यानी एरियल डिस्प्ले कर रहा था। और ये समझना जरूरी है कि एरियल डिस्प्ले का मतलब क्या है। इसका मतलब है विमान को उसकी क्षमताओं की एकदम हद तक ले जाना। सही कहा। तेज रफ्तार, तीखे मोड़ और वो भी जमीन से कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर। गलती की कोई गुंजाइश यदि होती? बिल्कुल नहीं। एक सेकंड की चूक या एक पुर्जे की खराबी का नतीजा सीधा तबाही होता है। जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं उनमें साफ दिख रहा है कि विमान बहुत तेजी से नीचे की ओर आया और जमीन से टकराते ही एक बड़े आग के गोले में बदल गया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। भारतीय वायुसेना ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भी दुख जताया है। लेकिन एक बात जो मुझे थोड़ी खटक रही है वो ये है कि रिपोर्टों के मुताबिक ये तेजस विमान का दूसरा हादसा है। पहला 2024 में हुआ था। क्या ये किसी पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हालांकि जांचकर्ता अभी ये कहना जल्दबाजी समझेंगे, लेकिन देखिए, जब किसी नए विमान के साथ कम समय में दूसरा हादसा होता है तो हर कोई ज्यादा सतर्क हो जाता है। हो सकता है दोनों हादसों में कोई लेना देना ना हो, लेकिन अब जांच इस नजरिए से भी होगी कि क्या कोई डिजाइन या सिस्टम से जुड़ी कोई ऐसी समस्या है जो बार बार सामने आ रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद IAF ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। मैं हमेशा से ये सोचता था कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती क्या है? क्या ये किसी अदालत की तरह होती है जहां वकीलों की तरह बहस होती है? नहीं, ये नाम थोड़ा भ्रामक है। इसे अदालत की तरह नहीं बल्कि एक बेहद हाई-टेक जासूसी की तरह समझिए। अच्छा। हाँ, इसका मकसद किसी को सजा देना या दोष मढ़ना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, सच का पता लगाना ताकि ऐसा दोबारा ना हो। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मामलों में कोई एक बड़ी गलती नहीं मिलती। तो फिर क्रैश अक्सर 5-6 छोटी-छोटी चीजों की एक चेन होती है जो एक साथ गलत हो जाती हैं। इस जांच का काम उस चेन की हर एक कड़ी को खोजना है। तो ये जासूस अपना काम शुरू कहाँ से करते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की तलाश होती होगी। बिल्कुल, सबसे पहले वही। तकनीकी भाषा में इन्हें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR कहते हैं। और वो असल में काले नहीं होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चमकीले नारंगी रंग के होते हैं ताकि मलबे में आसानी से मिल जाएं। CVR कॉकपिट के अंदर की आवाजें रिकॉर्ड करता है, पायलट की बातें, किसी अलार्म की आवाज। लेकिन असली खजाना FDR होता है। वो विमान का डिजिटल भूत बनाने जैसा है। वो हर सेकंड हजारों बातें रिकॉर्ड करता है। विमान की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन का तापमान, पायलट ने कंट्रोल स्टिक को कितना हिलाया, कौन सा बटन दबाया। ये डेटा क्रैश से ठीक पहले के आखिरी कुछ क्षणों को फिर से बनाने में मदद करता है। ये तो कमाल है। लेकिन विमान के टुकड़ों का क्या? एक विमान जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन से टकराया हो, उसके तो हजारों टुकड़े हो जाते होंगे। ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए ये काम महीनों तक चलता है। ये किसी फिल्म के सीन जैसा होता है। जांच दल पूरे एरिया का एक ग्रिड बनाता है और एक एक टुकड़े को, चाहे वो एक स्क्रू जितना छोटा ही क्यों ना हो,
इकट्ठा करके एक बड़े हैंगर में ले जाता है। और फिर वहां विमान के टुकड़ों को उसके असली आकार में वैसे ही जोड़ा जाता है जैसे कोई 3D जिक्सॉ पजल हो। इसी से पता चलता है कि कौन सा हिस्सा पहले टूटा, क्या हवा में कोई विस्फोट हुआ था या क्या कोई पुर्जा अपनी जगह से अलग हो गया था। इसके बाद शायद मानवीय कारक की बात आती होगी, लेकिन मानवीय कारक कहना क्या पायलट पर दोष डालने का एक आसान तरीका नहीं है? अक्सर जब कोई तकनीकी खराबी साबित नहीं हो पाती तो इसे पायलट की गलती कह दिया जाता है। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। ह्यूमन एरर या मानवीय कारक का मतलब सिर्फ पायलट की गलती नहीं होता। ये बहुत व्यापक शब्द है। अच्छा। इसमें ये देखा जाता है कि क्या पायलट शारीरिक और मानसिक रूप से विमान को नियंत्रित करने की स्थिति में था। एयर शो में पायलट पर 8 से 9 जी फोर्स का दबाव पड़ता है, यानी उनके शरीर का वजन 8-9 गुना बढ़ जाता है। 8 से 9 गुना? हाँ, इससे शरीर से खून दिमाग की तरफ जाना बंद हो सकता है और कुछ सेकंड के लिए बेहोशी छा सकती है, जिसे जी लॉक कहते हैं। ओह। या फिर कम ऊंचाई पर तेजी से घूमते हुए दिशा का भ्रम हो सकता है, जिसे स्पेशल डिसोरिएंटेशन कहते हैं। ये पायलट की गलती नहीं, बल्कि इंसान के शरीर की सीमाएं हैं। जांच इन सब पहलुओं पर गौर करती है। और विमान की सर्विसिंग और रखरखाव, उसका भी रिकॉर्ड खंगाला जाता होगा? निश्चित रूप से हर विमान की एक लॉगबुक होती है। जैसे हमारी मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसकी पिछली सर्विसिंग कब हुई, क्या उसमें कोई पुरानी खराबी थी जिसे ठीक करना बाकी था, उड़ान से पहले जमीनी क्रू ने जो जांच की क्या वो सही ढंग से हुई थी। कभी कभी समस्या महीनों पुरानी होती है जो अचानक एक बड़े हादसे की वजह बन जाती है। और आखिर में बाहरी कारण भी होते हैं, जैसे किसी पक्षी का इंजन में चले जाना या मौसम। दुबई में एयर शो के दौरान आसमान साफ रहता है, लेकिन किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जाता। तो ये तो हुई जांच की पड़तें। अगर हम इन जासूसों की तरह सोचें तो उनके शक की सुई सबसे पहले किन चीजों पर जाएगी? मतलब ऐसे हादसों के सबसे आम वजहें क्या होती हैं? बिल्कुल, जांचकर्ता कुछ खास संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो ऐसे मामलों में आम होती हैं। और ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ जांच की दिशाएं हैं, कोई निष्कर्ष नहीं। उनकी थ्योरी बोर्ड पर सबसे ऊपर होगा। इंजन का अचानक बंद हो जाना, जिसे सडन इंजन फ्लेम आउट कहते हैं। फ्लेम आउट? हाँ, सोचिए, आप एक सिंगल इंजन वाले लड़ाकू विमान में हैं, जमीन से बस कुछ 100 फीट ऊपर, और आपका इंजन अचानक बंद हो जाए। आपके पास उसे दोबारा चालू करने या संभलने के लिए शायद 2-3 सेकंड भी नहीं होंगे। मतलब विमान बस एक भारी पत्थर की तरह नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर इंजन ठीक काम कर रहा हो पर विमान कंट्रोल ही ना हो पाए? ये दूसरी बड़ी और डरावनी संभावना है, फ्लाइट कंट्रोल में विफलता। आज के लड़ाकू विमान फ्लाई बाय वायर तकनीक पर काम करते हैं। मतलब पायलट असल में जहाज को नहीं उड़ा रहा, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट कंप्यूटर को बता रहा है कि उससे क्या करना है। अच्छा, तो ये प्लेन उड़ाने और वीडियो गेम खेलने की बीच की चीज है। मतलब पायलट जॉयस्टिक हिलाता है और कंप्यूटर तय करता है कि पंखों को कितना और कैसे हिलाना है, ताकि प्लेन स्टॉल ना हो या पायलट कोई खतरनाक मूव न कर दें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन सोचिए, अगर वो कंप्यूटर हैंग हो जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम जो असल में पंखों को हिलाता है वो फेल हो जाए, तो फिर? तो पायलट कंट्रोल स्टिक हिलाता रहेगा, लेकिन विमान पर उसका कोई असर नहीं होगा। इंजन पूरी ताकत से चल रहा होगा, लेकिन विमान बेकाबू हो जाएगा। एक और संभावना जो दिमाग में आती है वो है ढांचागत विफलता, यानी स्ट्रक्चरल फेलियर। मतलब विमान का हवा में ही टूट जाना। हाँ, ये दुर्लभ है, लेकिन सबसे विनाशकारी होता है। इसमें विमान का कोई अहम हिस्सा, जैसे पंख या पूंछ, हवा में ही अत्यधिक दबाव के कारण टूट सकता है। एयर शो के दौरान विमान पर जो जी फोर्स लगता है वो जबरदस्त होता है। आप एक कागज के क्लिप को बार बार मोड़े तो वो टूट जाता है ना। विमान की धातु के साथ भी बहुत लंबे समय के बाद ऐसा ही कुछ हो सकता है, जिसे मेटल फटीग कहते हैं। जांच दल मलबे के हर हिस्से की माइक्रोस्कोप से जांच करेगा कि कहीं कोई दरार तो नहीं थी। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन जब तक जांच पूरी होगी, जिसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं, इसका असर तो दिखना शुरू हो जाएगा। HAL के दफ्तर में और वायुसेना मुख्यालय में इस वक्त क्या माहौल होगा? माहौल बहुत तनावपूर्ण होगा। इसके कई स्तरों पर प्रभाव होंगे। सबसे पहला और सीधा असर तो IAF और HAL के तेजस कार्यक्रम पर पड़ेगा। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिस पर देश को गर्व है।
इस हाई प्रोफाइल दुर्घटना के बाद कार्यक्रम की बहुत गहरी तकनीकी समीक्षा होगी। बहुत संभव है कि जब तक दुर्घटना का कारण साफ न हो जाए, तेजस के सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी जाए। यानी अब शायद हमें कुछ समय तक तेजस आसमान में करतब करते हुए न दिखे। और क्या इसका असर विमानों के उत्पादन पर भी पड़ सकता है? पड़ सकता है। अगर जांच में कोई डिजाइन या उत्पादन से जुड़ी खामी सामने आती है तो पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोकना पड़ सकता है ताकि उस खामी को ठीक किया जा सके। इसके अलावा जो तेजस विमान अभी सेवा में है उनकी भी गहन जांच होगी। ये एक बहुत बड़ा और महंगा काम होगा। और क्योंकि यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में हुआ तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। एयर शो के नियमों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हाँ, ये दूसरा बड़ा प्रभाव है। इतिहास गवाह है कि हर बड़े एयर शो हादसे के बाद सुरक्षा नियम और कड़े हो जाते हैं। 1988 में जर्मनी के रैमस्टाइन एयरबेस पर हुए हादसे के बाद, जिसमें 70 लोग मारे गए थे, एयर शो के पूरे नियम बदल दिए गए थे। ओहो। अब प्रदर्शन के दौरान विमान को दर्शकों से कितनी दूरी रखनी है, कितनी न्यूनतम ऊंचाई बनाए रखनी है, आपातकालीन प्रक्रियाएं क्या होंगी, दुबई की इस घटना के बाद इन सभी नियमों की फिर से समीक्षा की जाएगी। और कूटनीतिक पहलू भी तो है। ये हादसा भारत की धरती पर नहीं, यूएई में हुआ है। बिल्कुल। तीसरा प्रभाव कूटनीतिक और जनसंपर्क का है। भारत को जांच और मलबे को संभालने के लिए यूएई के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना होगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या? दूसरे देशों को बेचना चाहता है। अर्जेंटीना, मिस्र जैसे देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब उन सभी संभावित खरीदारों की नज़र इस जांच पर टिकी रहेगी। अगर जांच का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं आता है तो तेजस के निर्यात की संभावनाओं को बड़ा झटका लग सकता है। तो अब आगे हमें किन चीज़ों का इंतजार करना चाहिए? इस जांच से जुड़ी कौन सी जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी? आने वाले कुछ हफ्तों में हमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की एक शुरुआती रिपोर्ट देखने को मिल सकती है। ये अंतिम रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन इसमें घटना का एक क्रम और कुछ शुरुआती तकनीकी अवलोकन शामिल होंगे। इससे जांच की दिशा का अंदाजा लग जाएगा। और एचएएल की तरफ से क्या वो भी कुछ कहेंगे? हाँ, एचएएल की तरफ से एक तकनीकी बयान आ सकता है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान के रखरखाव के इतिहास और उसकी उड़ान से पहले की स्थिति के बारे में जानकारी दी जा सकती है। वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। इसके अलावा, जैसा हमने कहा, अगर कोई स्पष्ट वीडियो मिलता है तो उसका विस्तृत विश्लेषण ये बताने में मदद कर सकता है कि समस्या विमान के इंजन में थी या उसके कंट्रोल सिस्टम में। विमान के गिरने का तरीका, उससे निकलने वाले धुएं का रंग, ये सब विशेषज्ञों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुराग होते हैं। लेकिन अंतिम विस्तृत रिपोर्ट आने में 1 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है। संक्षेप में कहें तो एयर शो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड माहौल होता है। यहाँ विमान और पायलट दोनों को उनकी क्षमताओं की अंतिम सीमा तक परखा जाता है। और जब जमीन के इतने करीब कुछ भी गलत होता है तो संभलने का समय नहीं मिलता। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दुर्घटना का होना, एक अनुभवी पायलट का निधन और एक औपचारिक जांच का शुरू होना है। बाकी सब कुछ अटकलें हैं जो जांच के नतीजों का इंतजार करेंगी। और यहाँ सोचने के लिए एक और बात है। इस घटना के तकनीकी कारण को खोजने से परे असली चुनौती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सैन्य शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता और पायलट सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता के बीच संतुलन बनाने की होगी। ये हादसा इस बारे में एक मुश्किल बातचीत को जन्म देता है कि जब आप अपनी सबसे उन्नत तकनीक का दुनिया के सामने प्रदर्शन कर रहे हो तो किस स्तर का जोखिम स्वीकार्य माना जाना चाहिए, क्योंकि हर उड़ान, खासकर इस तरह के प्रदर्शन में, एक अंतर्निहित जोखिम होता है। सवाल ये है कि वो रेखा कहाँ खींची